हेलो बच्चों। मेरा नाम है दिलीप सिंह, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं हमारा चैनल स्टूडेंट प्राइड। और मैं ग्रेविटेशन का चैप्टर स्टार्ट किया था। उसके 2 लेक्चर हो भी चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बेसिक बेसिक जानकारी ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कैसे होता है, उसका क्या एप्लीकेशन है, डेली लाइफ में क्या यूज है, उस सबों के बारे में डिटेल में जानकारी हुई थी। फिर दूसरे लेक्चर में आप लोग पढ़ेंगे तो दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और वो पूरा का पूरा डिटेल में किया गया है। अगर जो आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके हम लोगों के चैनल पे, या मैं लिंक नीचे दे दिया गया है, आप लोग जाके देखिए। और फिर तब जाके आज हम लोग, जैसा कि मैंने आज प्रॉमिस किया था कि देखो यार, हम लोगों के लेक्चर में A to Z रहेगा। मतलब ये नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ा के छोड़ दिए और चैनलों की तरह। मैं भी क्या है, 8-10 चैनल को ऑब्जर्व किया हूँ। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जो भी हम लोग बच्चों को दोगे वो पूरा का पूरा A to Z रहेगा। मतलब ये नहीं कि ये ग्रेविटेशन का है तो एक ही लेक्चर में पूरा का पूरा फिनिश कर दिया। इसलिए हम लोगों ने पूरा का पूरा, या मैंने पूरा का पूरा डिटेल में समझाया है ग्रेविटेशन क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आज ग्रेविटेशन का थर्ड लेक्चर है। और आज हम लोग छोटा मोटा, या यूं कह ले कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स पे, उसको करेंगे। ठीक है, तो लिख ले रहा हूं मैं, हेडिंग क्या है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है बेटा। थोड़ा सा मैं मार्कर को चेंज करना चाहूंगा। हाँ, ठीक है। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को एकदम इनिशियल से, देखो मैं बता रहा हूं, ठीक है। न्यूमेरिकल, उसके पहले हम लोग कुछ थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पढ़ लेंगे कि रियल में वेक्टर क्या होता है। हालांकि आप लोग, ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग जरूर से जानते होंगे कि वेक्टर क्या होते हैं, उनका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है, क्या कहानी होती है। लेकिन हम लोग यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ताकि मेरा ये लेक्चर वो भी बच्चा समझ पाए जो एकदम फर्स्ट क्लास 11th में भी अगर जो पढ़ रहा होगा, और वो फर्स्ट टाइम अगर जो ग्रेविटेशन का वीडियो देख रहा होगा तो भी समझ जाएगा। तो कुछ हम लोग यूज कर लेंगे, या सम यूज ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब रियल में ग्रेविटेशनल फोर्स, चाहे ग्रेविटेशन के चैप्टर में कौन कौन सा मैथमेटिक्स यूज होगा, उसके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे। तो पहला आता है बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल। हालांकि आप लोग 100%, 90% आप लोग पूरा का पूरा चीज जानते होंगे। बस मैं यहाँ पे फॉर्मेलिटी के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बेटा, जिसका ऑल साइड इक्वल होता है। ऑल साइड क्या होता है, इक्वल। ये साइड मान लो कि A B C, ये पूरा ए है, ये भी क्या है, ए है, ये भी क्या है, ए है। ये जानते हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल का पहला क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा क्योंकि ये सब तुम आप लोगों को नोन होता है। इसके हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। हर एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का। ठीक है सर, समझ गए। इसका ये जो होता है, ये होता है एंगल बाइसेक्टर। क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर। और मजेदार वाली बात ये है, मजे वाली, कि ये पूरा का पूरा जो होता है, इसको हाफ हाफ में डिवाइड करता है। कितने में, हाफ हाफ में। इसको बोलते हैं, ये यहां से यहाँ का ये वाला जो होगा, वो होता है A/2। यहां से यहाँ का डिस्टेंस कितना होता है, A/2। और यहां से यहाँ का भी डिस्टेंस कितना होता है बेटा, A/2। इसको मैं मान लू D, मान लिया मैं, क्या मान लूंगा, D। ठीक है। अच्छा, ये 60 डिग्री है बेटा, ये A/2 है, तो ये पूरा लेंथ कितना होगा बताओ तो। ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। आ रहा है क्या, ये कितना होगा, ये चाहे ऐसे कर लो ना। ये 60 डिग्री है तो ये पूरा का कितना, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा की वैल्यू, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा की वैल्यू। आ रहा है ना। मैं लिख रहा हूं, बी डी इज इक्वल टू होगा बेटा A/2 टेन 60 डिग्री।
मतलब √3/2a, ये याद रखेंगे, BD होता है। मतलब ये पूरा का पूरा जो लेंथ होता है बेटा, ये पूरा का पूरा जो लेंथ होता है वो होता है √3/2a। अच्छा ठीक है सर, समझ गए। और देखो ये फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट बेटा, सेकेंड पार्ट, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एकदम जैसे मैं बना रहा हूं उसी तरीके का बनाएंगे। ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये जो पॉइंट होता है ये, इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, या इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बेटा। अच्छा ठीक है सर, समझ गए। अगर जो ये बेटा, ये मैं बताऊं कि ये कितना है, 30 अब ये 30 डिग्री होगा, ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। तो ठीक इसी तरह ये भी कितना होगा, ये भी हो जाएगा कितना, 30 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब बताओ ये अगर जो a/2 है तो ये वाला लेंथ कितना होगा, मैं मान ले रहा हूं ABCD, और ये मैं मान ले रहा हूं O, तो DO कितना होगा, तुम लोग बताओ कितना होगा, बताओ। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, OD इज इक्वल टू हो जाएगा a/2 tan 30 डिग्री, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, मतलब 1/2√3a, ये होता है। मतलब ये कितना होता है, √3/2a, और ये कितना होता है, a/2√3, OD का डिस्टेंस होता है। ये याद रखेंगे, ये याद रखेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है सर, समझ गए। अगर जो बेटा ये a/2√3 है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा बताइए आप लोग। ये तो क्या करेंगे, पूरे में से इतने को क्या करेंगे, घटा देंगे। पूरे में से बेटा इतने को घटा देंगे, तो मैं BO लिखना हूं। BO इज इक्वल टू क्या होगा, √3/2a माइनस a/2√3। तो इसका कितना आएगा, ये एलसीएम ले लूंगा तो 2√3, और ये 2 से 2 तो ये हो जाएगा 3a माइनस a, मतलब a/√3। कितना हो जाएगा ये कितना होता है, a/2√3, और ये कितना हो जाएगा, a/3। याद रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है। और कुछ, हाँ ये वाला अगर जो डिस्टेंस पूछा जाए तो AO कितना होगा बेटा, AO इज इक्वल टू R मैंने मान लिया, तो कितना होगा ये बताओ। कुछ नहीं, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, cos थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, cos थीटा। तो इसका मतलब AO कितना हो जाएगा बताओ तुम लोग, बेस अपॉन AO, बेस अपॉन हाइपोटेनस AD अपॉन AO, ये कितना हो जाएगा, cos 30 डिग्री, मतलब कितना बताओ, बोलो तुम लोग। तो AO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, AO इज इक्वल टू हो जाएगा AD अपॉन cos 30 डिग्री, मतलब कितना, AD की वैल्यू कितना है, a/2 अपॉन cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा a/√3। ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में साफ साफ ये पूरे समझ में आना चाहिए, ये क्या है। कभी अच्छा क्यों बताया जाता है सर, कभी क्या बोलेगा कि मास यहाँ रखा है और ग्रेविटेशनल फोर्स लगाओ, कभी बोलेगा मास यहाँ रखा है और ग्रेविटेशनल फोर्स लगाओ। तो देखो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस मालूम होगा तभी ना कुछ काम कर पाओगे, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस मालूम होगा तभी ना काम कर पाओगे। ठीक है, तो ये डिटेल में मैं बता दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, राइट डाउन इन योर नोट्स, आई एम गोइंग टू रब इट, 1 2 3। तो इसका मतलब बेटा, अगर जो मैं एक साफ साफ अगर जो यहां से बनाना सीख जाऊं, तो ये मान लिया मैंने सेंटर, ये आर कितना होगा, ये आर इज इक्वल टू, अभी मैंने देखा कितना कितना है, और मैं लिखना भूल गया क्या, हाँ ये कितना, AD इक्वल टू a/2 आया था ना, 2 से 2 कैंसल था, ये कितना हो जाएगा, a/√3, याद रखेंगे। मतलब एक कॉर्नर से उसके सेंटर का डिस्टेंस कितना होता है, a/√3। एक कॉर्नर से एक सेंटर का, देखो ये भी a/√3 आएगा, और ये भी कितना आ जाएगा, a/√3। देखो BO कहाँ है, BO देखो, BO यहाँ पे लिखा गया था, ठीक है ना। BO कितना हो जाता है, ये भी कितना हो जाएगा, ये मान लिया वो, तो ये हो जाएगा a/√3।
3। थोड़ा और अच्छे से बना दूं, गंदा बन रहा है फिगर। ये 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 मैंने मान लिया ए बी डी सी ओ। ये कितना हो जाएगा a/√3। ये कितना होता है a/√3। ये कितना होता है a/2√3। ये कितना होता है a/2। ए होता है ये होता है ये। और ये जो एंगल होता है 30 डिग्री, और ये एंगल होता है कितना 30 डिग्री। इतना इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको आनी चाहिए। ठीक है बेटा। अब थोड़ा सा एक और चीज बात कर लेंगे। मिटा रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग उतार लीजिए, इसको शॉर्टकट में याद रखेंगे। अब देखो यार, ये सर क्या बात कर रहे हैं, वो हमेशा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लगा के नहीं कर लेंगे क्या? कर सकते हो, ऑफ कोर्स हर एक क्वेश्चन में कर सकते हो। लेकिन एक बात बताओ, हर एक क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का यूज करोगे तो फिर क्वेश्चन कब सॉल्व करोगे? इसलिए कुछ कुछ डेटा याद रहने चाहिए। और 90% केस में जो न्यूमेरिकल में यही दिया रहेगा, 90% न्यूमेरिकल में क्या दिया रहेगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया रहेगा। ठीक है ना बेटा, इसको मिटा रहा हूं मैं। अच्छा ठीक है, ग्रेविटेशन में एक आध चीज और आएगा, बताता हूं। स्फीयर आएगा। क्या आएगा? स्फीयर। सिमेट्रिकली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। सिमेट्रिकली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। सिमेट्रिकली स्फेरिकल मतलब नॉर्मली यार स्फीयर क्या है? स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, या नॉर्मली क्या बोल देंगे? स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की कुछ कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। जैसे मान लो कि अगर जो ये मान लो कि ये स्फेयर है, ये मान लो कि ये स्फेयर है बेटा, और इसका रेडियस अगर जो आर है, इसका रेडियस अगर जो आर है, तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3। बोलो क्या? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, सरफेस एरिया कितना होता है बेटा? ये होता है कितना, बताओ तुम लोग? 4 पाई आर स्क्वायर, ये याद होनी चाहिए। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये याद होना चाहिए कि अगर जो एक पूरा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और उसका कुछ मास है, तो मैं पूरे ध्यान से सुनना, आई रिपीट, if there will be any spherical object having mass m, then we can assume that whole mass of the sphere is concentrated at the center of the sphere. Why? Because it is the concept of center of mass. बिल्कुल, जो मेरे नए बच्चे होंगे जो पहली बार वीडियो देख रहे होंगे उसे, या मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने क्लास 11th में सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट पढ़ा है। अगर जो नहीं पढ़ा है तो बस एक लाइन का बात ये बताता हूं कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा कंसेप्ट है कि हम लोग पूरा का पूरा मानते हैं कि पूरी की पूरी बॉडी का मास एक पॉइंट पे होता है। हालांकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, खैर सेंटर ऑफ मास का पूरा एक लेक्चर है, उसको डिटेल में नहीं जा रहे हैं अपन लोग, क्योंकि अपना पूरा का पूरा फोकस किस पे करना है? ग्रेविटेशन पे। ठीक है बेटा, अगर जो स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग ये मानेंगे कि स्फीयर का पूरा मास उसके सेंटर पे होगा, और पूरे के पूरे स्फीयर को पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं। लिखो, नोट में लिखो, नोट में लिखो, नोट में लिखो, नोट में, इफ देयर विल बी, if there will be symmetrically spherical object, then we can assume that whole mass of the sphere is concentrated at the center of the sphere, is concentrated at the center of sphere। कहने का मतलब एग्जांपल में जैसे मैं मान लू सॉलिड स्फीयर होता है, हॉलो स्फीयर होता है। हॉलो स्फीयर को बेटा बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। बताया जाएगा क्या होता है हॉलो स्फीयर, कैसे होता है, नहीं होता है। सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, अरे यार हॉलो स्फीयर मतलब क्या है? फुटबॉल, ईटीसी। खैर छोड़ो,
जैसे मैं एग्जांपल में मैं बता दूं, जैसे मान लो कि ये बेटा, मान लो कि ये पूरा का पूरा स्फीयर है, ठीक है ना बेटा। और इसका अगर जो मास मान लो मैंने 3 kg मान लिया, कितना, 3 kg। तो मैं इस पूरे की पूरे स्फीयर को एक पॉइंट के साथ, एक सेंटर के साथ ऐसे मान सकता हूं, और इसको मैं मान लूंगा कितना, 3 kg का। ये कंसेप्ट है। अगर जो बोला जाए, ध्यान से सुना, बोला जाए कि दो बॉल है और दोनों का मास 3 kg और 8 kg है, दोनों का मास, दो बॉल है, एक का मास 3 kg है और दूसरे का मास बेटा अगर जो मान लो 8 kg है, तो इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं बेटा। इसको 3 kg को ऐसे मान सकते हैं और ये मान लिए 8 kg। ठीक है बेटा, ये है कहानी। आ रहा है क्या समझ में? यही है कहानी कि अगर जो फिर से आई रिपीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि रियल में हमारा जो अर्थ है, इसको भी लास्ट में मैं किसकी तरह ट्रीट किया गया है, स्फीयर की तरह। इसलिए स्फीयर की कहानी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। स्फीयर भी ठीक है, रिपीट क्या बार बार करूं, बस समझ जाएंगे। कभी भी अगर जो क्वेश्चन में स्फेरिकल ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, तो मैं उसको पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकता हूं। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट कैन बी treated as point object। ठीक है सर, समझ गए? तो ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का कंसेप्ट बता दिया, थोड़ा सा स्फीयर का कंसेप्ट बता दिया, एक दो और कंसेप्ट बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं रब कर रहा हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके, डोंट डोंट डू इट, वीडियो को पॉज करके आप लोग उतार लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए। अच्छा बेटा, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब देखो, वेक्टर का थोड़ा सा देखते हैं। अगर जो बेटा ये मान लो कोई वेक्टर ए है और ये वेक्टर कोई बी है, और इनके बीच का एंगल ये थीटा है, कितना है, थीटा है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा? रिजल्टेंट इसको लिखेंगे कैसे? रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, वेक्टर ए एंड बी कैसे लिखेंगे? रिजल्टेंट को वेक्टर ऐसे करेंगे और ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और इसको ऐसे लिखेंगे, मॉड वैल्यू अगर जो रिजल्टेंट का निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा, ए का होल स्क्वायर, वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। मतलब कहने का मतलब, और थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? ए और बी का है। ठीक है बेटा। अब जैसे मान लो कुछ, ये क्यों बताया जा रहा हूं, क्योंकि ये मोस्ट 90% क्वेश्चन ग्रेविटेशनल फोर्स का इसी से डील होगा। अरे यार, ऑब्वियस सी बात है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर में हम लोगों को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिखाना पड़ेगा ना, इसलिए इस पे इस बात को ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ओके, राइट डाउन। ठीक है। अगर जो बेटा मैं मान लो कि एग्जांपल में अगर जो मैं ये बोल दूं कि एक फोर्स ऐसे है एफ, और ये मान लो कि ये कैसे फोर्स है एफ, और ये मान लो इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री, कितना, 60 डिग्री। इसका रिजल्टेंट बताओ, फाइंड एफ आर। ठीक है यार, कुछ नहीं करना है, वही का रिजल्टेंट का मतलब ये, रिजल्टेंट का मतलब ये कर दिया यार। एफ आर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए का होल स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है एफ, एफ का होल स्क्वायर प्लस एफ का होल स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू बोलो, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसर, तो ये आंसर आ जाता है √3f। अरे ठीक है, ये तो गजब बात हो गई। ये यूं ही नहीं करवा दिया गया, इसको याद रखेंगे। अगर जो दो वेक्टर क्वांटिटी है, आई रिपीट फिर से,
अगर दो वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों के बीच का एंगल अगर जो 60 डिग्री है तो उसका रिजल्टेंट कितना आता है, √3f। डायरेक्ट लिख लेंगे। अगर जो 60 डिग्री आएगा तो जैसे सपोज करो ये इक्विलेटरल ट्रेंगल है बेटा, सोचो ये इक्विलेटरल ट्रेंगल है, यहां मान लो कि F1 और यहाँ पे भी मान लो F1। अगर जो इनका रिजल्टेंट पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इसका FR कितना हो जाएगा, √3f1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये इसीलिए, और एक और चीज, मैं एग्जाम्पल इसीलिए ऐसा ऐसा ले रहा हूं जो अपने न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर जो एक और एग्जाम्पल मैं कर रहा हूं, इसको मैं मिटा रहा, एक और एग्जाम्पल अगर जो मैं करवाऊं बेटा कि जैसे मान लो ये फोर्स है F और ये फोर्स है, ये मैंने मान लिया F1 और ये भी मैंने मान लिया F1। ठीक है, चाहे इसको F2 मान लो। फाइंड एफ नेट, और इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो एफ नेट फिर से वही एकदम सेम काम, F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90 डिग्री। और cos 90 की बेटी वैल्यू क्या होती है, cos 90 इक्वल टू 1, cos 90 इक्वल टू 1, गलत। cos 90 की वैल्यू 1 नहीं होती है, cos 90 की वैल्यू होती है बेटा 0। आई रिपीट 0। तो ये cos 0 की वैल्यू 0, तो ये 0 0 पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये रियल में क्या आ जाएगा, √F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर, एफ नेट है। ठीक है। अच्छा ठीक है सर, समझ गए, अच्छा है, बहुत बढ़िया। मिटा रहा इसको, हाँ। अच्छा ठीक है। जैसे मान लो कि ये मान लो कि 15 न्यूटन का फोर्स है, ये 15 न्यूटन का फोर्स है, ये 15 न्यूटन का फोर्स है और 90 डिग्री है। फाइंड एफ नेट। ठीक है सर, बहुत अच्छा है, बहुत ही आसान बात है। ये डायरेक्ट ही, अब ये कौन चीज, ये फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ये लिख देंगे। ठीक है ना। या लिखेंगे तो F r = √15 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। तो ये जितना आ जाएगा 225 प्लस 225 कितना हो जाएगा, कितना होगा बताओ, कितना, 450। तो ये हो जाएगा 450, रूट में 450। यू जस्ट टेक द कैलकुलेशन, इट मे बी हैपन दैट देयर विल बी सम करेक्शन इन कैलकुलेशन। ये आप लोगों पे मैं छोड़ता हूँ, कैलकुलेशन आप देखते रहिएगा। ठीक है। अगर जो मान लो, तो ये याद करना है क्या, अगर जो 90 डिग्री होगा तो कितना है F1। अगर जो यहीं पे बेटा इफ F1 = F2 = F हो जाएगा, तो ये रियल में एफ नेट कितना हो जाएगा, √F का होल स्क्वायर प्लस F का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा √2F, √2F। ठीक है बेटा। हाँ सर समझ गए, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका निकाल के दिखाओ तो। मान लो कि ये F है और ये मान लो कि ये भी F है और इनके बीच का ये वाला जो एंगल है 120 डिग्री है। आप करके दिखाओ, करके दिखाओ। हाँ सेम वही वाला काम, √F का होल स्क्वायर प्लस F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस F2। मैं निकालने जा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके तुम लोग सफिशिएंट टाइम लेके कर डालो। एफ नेट इक्वल टू होता है कितना, F का होल स्क्वायर प्लस F का होल स्क्वायर प्लस 2F इंटू F cos 120 डिग्री। वाह, सन्नाटा छा गया। क्या है, cos 120 की वैल्यू, अरे साला हम तो 90 डिग्री का समझे हैं, एक 0 से 90 डिग्री का वैल्यू जानते हैं, cos 120 नहीं सिखाया गया है, सही बताना, नहीं सिखाया गया है। पूरा मैथमेटिकल टूल पढ़ाया गया था पूरा का पूरा, बल्कि मेरे कोचिंग में या मैं अपने बच्चों को कम से कम 10 से 12 दिन पढ़ाया था। और एक और बात, आई रिपीट, अगर जो आपको इन सबों में कॉस की कैसे वैल्यू ली जाती है नहीं ली जाती है, अगर जो इसके बारे में डिटेल में बच्चों आपको समझना है, तो मेरा लेक्चर पड़ा है अपने कोचिंग पे, मैथमेटिकल टूल, जो हमारे उन बच्चों के लिए है जो अभी 10th क्लास से प्रमोट हुए 11th में, उसको जाके देखिए, यू विल बी क्लियर फाइव अबाउट दिस। आई एम गोइंग टू राइट इट, और इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेंगे, ये हो जाएगा 2F का होल स्क्वायर प्लस 2F का होल स्क्वायर, और cos 120 को लिख सकते हैं cos 90 प्लस 30 डिग्री, और cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है बताओ,
cos 90 प्लस थीटा कितना होता है, sin थीटा। और ये कौन से कोऑर्डिनेट में गया, सेकेंड। कौन से कोऑर्डिनेट, अरे भैया 0 से 90 तक फर्स्ट कोऑर्डिनेट, 90 से 180 तक सेकेंड कोऑर्डिनेट, तो ये कौन से कोऑर्डिनेट तक है, 120। तो ये रियल में कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा अंडर रूट एफ का 2f का होल स्क्वायर प्लस 2f का होल स्क्वायर माइनस का 1/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 2 से 2 कैंसर, रियल में आ जाएगा अंडर रूट 2f1 का होल स्क्वायर माइनस f का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट f का होल स्क्वायर या f। ठीक है बेटा, थोड़ा तेज तो नहीं हो रहा है। अगर जो एक और चीज है, वीडियो में यही तो बढ़िया क्वालिटी है, अगर जो अब मेरा आवाज ज्यादा जल्दी जल्दी हो रहा है तो उसको धीमा कर सकते हैं, स्लो स्लो स्पीड कर सकते हैं। अगर जो आपको लग रहा होगा कि मैं धीमे धीमे पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा मैं पानी पी लूं। अगर जो आपको स्लो स्लो लगेगा तो आप वीडियो का मतलब स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसको उतार लीजिएगा, मैं मिटा रहा। इसका मतलब बेटा मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं, कंक्लूजन, ये याद रहना चाहिए। पहला, इफ एफ f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू f एंड पहला थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो एफ नेट कितना आ जाएगा बताओ, कितना आया था, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री कितना है, तुम लोग देख लेना, √3f आएगा। ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो कितना आएगा, 90 डिग्री का ये देखो √2f। अब भैया देखो मैं इसको इतना डिटेल में बताया हूं, तो जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। ठीक है ना, इससे हम लोग का टाइम भी बचेगा। ठीक है, फिर हाँ, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, 120 डिग्री का बेटा आएगा तो कितना आ जाएगा, 120 का यहाँ आया है एफ, कितना आ जाएगा, एफ नेट एफ है, कितना आ जाएगा, एफ नेट कितना आएगा बेटा, एफ आ जाएगा। अच्छा, थीटा अगर जो 45 डिग्री का होगा तो निकालो तुम लोग, 45 डिग्री का होगा तो तुम लोग निकाल लेना, क्या होता है वो निकाल लेना। ठीक है, ये बोलते, ये मेथड होता है, ये मेथड को हम लोग बोलते हैं वेक्टर रिजल्टेंट मेथड, मेथड चाहे इसी को बोलेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, पढ़े होगे तुम लोग। हाँ ऑफ कोर्स, मैं अपने बच्चे को तुम लोग को खुद पढ़ाया हूं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। एक और मेथड होता है जिसको बोलते हैं कंपोनेंट मेथड, क्या बोलते हैं, कंपोनेंट मेथड। ठीक है, तो खैर मैं तो सोच रहा हूं कि कंपोनेंट जो मेथड होता है बेटा उसको थोड़ा बहुत करते हैं, नहीं तो फिर बाद में कर लेंगे, या जब न्यूमेरिकल रहेगा, न्यूमेरिकल जब सॉल्व होगा तो उसी समय डील किया जाएगा। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं, अब न्यूमेरिकल पे आता हूं। 1 2 3, पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं और लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of gravitational force on mass, find the value of gravitational force on mass m in each case, in each case, in each case, small m करना है, find the value of gravitational force on mass m in each case। पहला बना दे रहा हूं,
ये बेटा मैं थोड़ा सा बुक का हेल्प ले ले रहा हूँ। m 2m और ये हो जाएगा m। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, इट इज ए राइट एंगल ट्रिंगल। 36m और m 64m। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ये कितना है बेटा? m m m, ये m, ये m और ये m और ये स्मॉल m। ठीक है, ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके सफिशिएंट टाइम लीजिए और सफिशिएंट टाइम लेके इसको कर डालो। सफिशिएंट टाइम लेके इसको कर डालो। नेमिंग कर दे रहा हूं, ये ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी डी मान लिया। वीडियो को पॉज करके कर डालो। वीडियो को पॉज करके कर डालो। ठीक है, मैंने माना कि आपने सफिशिएंट टाइम लिया और वीडियो को पॉज करके कर डाले। मैंने माना कि आपने सफिशिएंट टाइम लिया और वीडियो को पॉज करके कर डाले। मैं करने जा रहा हूं। फर्स्ट, सोल्व फर्स्ट। ध्यान से, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोगों का अगर जो दिया रहेगा तो ठीक, नहीं दिया रहेगा, अगर जो ये दिया रहेगा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अपने को रियल में डायरेक्शन से कोई झंझट नहीं है। ठीक है ना? लेकिन अगर जो नहीं दिया रहेगा तो हम लोग ट्राई करेंगे कि पूरा का पूरा लगाएंगे या पूरा का पूरा उसका मैग्नीट्यूड भी बताने की कोशिश करेंगे और डायरेक्शन भी। ओके, हाँ सॉरी, मैंने लग रहा है कि इसमें डिस्टेंस नहीं दिया था क्या? ये डिस्टेंस है बेटा। ये क्या है? डिस्टेंस। और इसमें ये क्या है? ये 6d है और ये 8d है। ठीक है, हाँ ये तो दिया गया है। ओके, करो, मैं कर रहा हूं। देखो, फोर्स किस पे निकालना है? इस स्मॉल वाले m पे ना। फोर्स ऑन m, चाहे मैं ये लिख दे रहा हूं, फोर्स ऑन m ड्यू टू मास कितना? 2m, मतलब कौन सा? b। फोर्स ऑन m ड्यू टू b, या मैं इसको मान लिया मैं F1। कितना हो जाएगा बेटा? वही Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा मैं? फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा? Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है सर, कर लिए। F1 का निकालो तो हो जाएगा Gm2m अपॉन में डी स्क्वायर। ठीक है बेटा, और किधर? किधर? इधर। ये वाला जो, ध्यान से सुनना, ये वाला जो मास होगा उसको किधर खींचेगा? इधर को खींचेगा। तो इसका मतलब मैं अगर जो लिखूंगा डायरेक्शन तो क्या लिखूंगा? अलोंग सी ए, या लिख सकते हो ये क्या है? ये लेफ्ट है तो लेफ्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अच्छा फिर से, फोर्स ऑन एम ड्यू टू मास m। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं क्लियरली, मैं इतना तो लिख रहा हूं, इतना लिख रहा हूं, लेकिन जब मैं ज्यादा क्वेश्चन करवाने लगूंगा, पूरा हैप्चुअल हो जाएंगे, तो ये सब लिखने की जरूरत है ही नहीं। मैंने इसको मान लिया है F2, तो कितना हो जाएगा? Gm अपॉन m अपॉन, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा? इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? d और d, तो कितना हो जाएगा? 2d। तो 2d का होल स्क्वायर। ठीक है सर, तो इसका कितना होगा बेटा? ये हो जाएगा Gm इंटू m अपॉन
4d का होल स्क्वायर कितना अलोंग सी ए। देखो बेटा, देख लो, ये भी इसको किधर खींचेगा, इधर ही खींचेगा, ये भी किधर खींचेगा, इधर ही खींचेगा। ठीक है, ठीक है भाई, समझ गए। अब देखो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में रिजल्टेंट का इंपॉर्टेंट है, तो एफ नेट कितना हो जाएगा बेटा, एफ नेट हो जाएगा F1 प्लस F2। और दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। दोनों का डायरेक्शन क्या है बेटा, सेम, तो इसलिए हम लोग रियल में वेक्टोरली ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, दोनों का सेम डायरेक्शन। इफ द, अब तक ध्यान से सुनना तुम लोग, रिपीट कर रहा हूं। इफ द वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन देन वी कैन नॉर्मली ऐड इट। इफ द वेक्टर हैव डिफरेंट डायरेक्शन तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे बेटा अगर जो मान लो कि ये मान लो ऐसे है F1 और ये मान लो ये है F2, तो रियल में एफ नेट इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, F2 माइनस F1। जो बड़ा होगा उसमें से घटा देंगे, बड़ा में से छोटे को घटा देंगे। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, लिख रहा हूं। ओ, लग रहा है मेरा ब्लूटूथ का कनेक्शन खत्म हो गया है, तो मैं वीडियो F1 तो जोड़ देंगे भैया, इसको जोड़ दिया जी, तो डायरेक्ट लिखो 2mm, तो ये हो जाएगा 2GMM अपॉन डी स्क्वायर प्लस, बताओ तुम लोग करो, GMM अपॉन 4d का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, इन दोनों का एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 4d का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये 4, ये हो जाएगा 8GMM अपॉन GMM। तो ये कितना हो जाएगा 9/4 GMM अपॉन डी का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन बताएंगे तो डायरेक्शन कितना होगा, अलोंग सी ए। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, एक बार दो बार। न्यूमेरिकल स्टार्टिंग का है, इसलिए थोड़ा थोड़ा हो सकता है कि 50% समझ में आ रहा है। ये हर एक स्टेप को देखिए बहुत अच्छे से। अलोंग सी ए क्यों लिख दिया गया है, अलोंग सी ए रियल में क्या दे रखा है, डायरेक्शन, क्या दिख रहा है, डायरेक्शन। और ये क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड, क्या है, मैग्नीट्यूड। और एकदम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स में बताया जाता है कि पहले फोर्स या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी लिखते हैं तो उसका क्या लिखते हैं, और रियल में क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड लिखते हैं और डायरेक्शन लिखते हैं। ठीक है, मिटा रहा मैं। हाँ, दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा में यहां देखो, यहाँ पे फोकस करो। तुम लोग तो देखे ही होगे, ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा, ये वाला इसको किधर तो खींच ना पाएगा, इधर को। तो मैं क्या कर दिया, फोर्स ऑन मास m, पहला ड्यू टू कितना 36 है। ठीक है सर, बता दिए। इसको मैंने मान लिया F1, तो क्या हो जाएगा, फिर से वही कहानी, F इक्वल टू कौन सा यूज करूंगा, GM1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, m इंटू 36 m इंटू 6d का होल स्क्वायर, GM इंटू 36m अपॉन 6d का होल स्क्वायर, 6d का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करो तो ये देखो 36 रहेगा, 36 से 36 कैंसल हो जाएगा, आ रहा है ना। तो ये रियल में आ जाएगा कितना, GMM अपॉन डी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह ड्यू टू 64m, तो इसका करो, करो तुम लोग, तो F2 कितना हो जाएगा, GM इंटू 64m अपॉन में 8d का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये 8 8 64, 64 से 64 कैंसर, तो ये कितना हो जाएगा, GMM अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, समझ गए। ये वाला किधर को होगा, इधर को। ये मान लिया F2 और ये मान लिया क्या, F1। तो रियल में आप देखो, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, लेकिन अपने को डायरेक्शन दिखाना है तो इनका क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट फिर से। तो ये देखो F1 इधर है, F2 इधर है, और दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ये F1 है
और ये F2 है। अच्छा एक और चीज, दोनों का मैग्नीट्यूड देखो सेम है, जी एम एम डी स्क्वायर। मतलब ये रियल में अगर जो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है और एंगल 90 डिग्री होता है तो एफ नेट कितना होता है बताओ, तुम लोग अभी बताया हो कितना, √2f। मतलब रियल में एफ नेट बेटा आ जाएगा √2f, या रियल में √2 GM अपॉन का डी स्क्वायर। इसीलिए पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था कि कैसे होता है। क्या हो जाएगा, √2 GM अपॉन डी स्क्वायर। डायरेक्शन बताना, तो जानते हो फिजिक्स में डायरेक्शन बताने का मतलब होता है एंगल। क्या होता है, एंगल। तो देखो यहां से ये वाला, ये रियल में एफ नेट होगा, तो एफ नेट से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल तुम लोग निकालना, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। कैसे कैसे बता दिए, तो क्या होता है, टेन थीटा निकालते हैं, डायरेक्शन निकालने के लिए टेन थीटा निकालते हैं। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बेटा। और दोनों की वैल्यू सेम है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सिंस F1 इज इक्वल टू F2, तो ये कैंसिल, टेन थीटा इज इक्वल टू 1। टेन थीटा बताओ 1 किसकी वैल्यू होती है 45, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। देखे मैग्नीट्यूड कितना, √2 GMM अपॉन डी स्क्वायर, और एंगल कितना होगा 45 डिग्री। ओके ठीक है, मिटा रहा मैं। थर्ड देखो तुम लोग, थर्ड का, थर्ड वाला देखो, मैं फिर से फिगर बना लूं। यहां से यहां ये लेंथ है ए, ये कितना है, ये एम है, ये एम है, ये एम है, और ये एम है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये a/2 और ये a/2 होगा। ठीक है। अच्छा तुमको क्या लग रहा है, ये इस पे जितना फोर्स लगा रहा होगा ये भी उस पे उतना ही फोर्स लगा रहा होगा, इक्वल और अपोजिट। और जब इक्वल और अपोजिट होगा तो कैंसिल कर देगा। ध्यान से सुनना, मान लो कि अगर जो आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं, देखो कैसे देखना, इसको अगर जो लिख लूं, इसको मान लिया A B C। देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है, आगे जल्दी जल्दी मत ये कहूंगा कि इक्वल अपोजिट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बता रहा हूं। फोर्स ऑन M ड्यू टू पहला A मास, तो कितना हो जाएगा, मैंने मान लिया F1, तो ये कितना हो जाएगा mGM अपॉन a/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा GMM अपॉन 4a²। F2 कितना हो जाएगा B पे, B का निकालो, ये C फोर्स ऑन M ड्यू टू A, फोर्स ऑन M ड्यू टू C, कितना हो जाएगा, फिर से वही GMM अपॉन a/2 का होल स्क्वायर, 4GMM अपॉन a²। अब ध्यान से देखो डायरेक्शन, इसको ये अपने तरफ खींचेगा तो इसका डायरेक्शन किसका, अगर जो यहां से मैं मानूं तो ये किधर को होगा, लेफ्ट में, और ये किधर का होगा, राइट में। तो दोनों कैंसिल नहीं हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो मैं लिख लूंगा सिंस F1FMA इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड लिख दे रहा हूं FMC, ये कैंसिल कर देंगे। तो रियल में इस पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, क्या, मैंने मान लिया F/M ड्यू टू B, इस पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ। थोड़ा सा मैं ठीक ठाक बना दे रहा हूं, ये रियल में यहाँ पे ये इधर लगा फोर्स, ये इधर लगा फोर्स, ये इधर लगा फोर्स, ये मैंने मान लिया फोर्स ऑन M ड्यू टू A, ये मान लिया फोर्स ऑन M ड्यू टू C, ये फोर्स ऑन M ड्यू टू B। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो रियल में F नेट इक्वल टू आ जाएगा FMB।
मतलब रियल में जी एम इंटू एम अपॉन ये वाला डिस्टेंस कितना होता है बताओ। बताया हूँ पिछले लेक्चर में बताया, इसीलिए मैं कह रहा था कि यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है। ये 60 डिग्री है बेटा, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, कितना बताओ तुम लोग, कितना, ए अपॉन रूट 3/2 का होल स्क्वायर, ए अपॉन रूट 3/2 का होल स्क्वायर, मतलब रियल में आ जाएगा 4/3 जी एम एम का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। डायरेक्शन किधर का होगा, अपवर्ड, चाहे ऊपर लिख लो, चाहे एक और तरीका है, ये रियल में एक्स वाई करोगे तो क्या है, जे का है, तो लिख लो अलोंग कितना, अलोंग बी लिख लो। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। तो और कुछ हम आज के लिए इतना रहने देते हैं, आगे के लेक्चर में कुछ और हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। वीडियो का टाइमिंग हो गया होगा 1 घंटे, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू। F1 तो जोड़ देंगे भैया, इसको जोड़ दिया, जी तो डायरेक्ट देखो 2 mm, तो ये हो जाएगा 2 GM अपॉन डी स्क्वायर प्लस, बताओ तुम लोग करो, GM अपॉन 4D का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, इन दोनों का एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 4D का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये 4, ये हो जाएगा 8 GM अपॉन GM तो ये कितना हो जाएगा 9/4 GM अपॉन डी का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन बताएंगे तो डायरेक्शन कितना होगा अलोंग सी ए। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, एक बार दो बार, न्यूमेरिकल स्टार्टिंग का है, इसलिए थोड़ा थोड़ा हो सकता है कि 50% समझ में आ रहा है, ये हर एक स्टेप को देखिए बहुत अच्छे से। अलोंग सी ए क्यों लिख दिया गया है, अलोंग सी ए रियल में क्या दे रखा है, डायरेक्शन, क्या दिख रहा है, डायरेक्शन, और ये क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड, क्या है, मैग्नीट्यूड, और एकदम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स में बताया जाता है कि पहले फोर्स या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी लिखते हैं तो उसका क्या लिखते हैं, और रियल में क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड लिखते हैं और डायरेक्शन लिखते हैं। ठीक है, मिटा रहा मैं, हाँ दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा में यहाँ देखो, यहाँ पे फोकस करो, तुम लोग तो देखे ही होगे, ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा, ये वाला इसको किधर तो खींच ना पाएगा, इधर को, तो मैं क्या कर दिया, फोर्स ऑन मास एम, पहला ड्यू टू कितना 36 है, ठीक है सर बता दिए, इसको मैंने मान लिया F1, तो क्या हो जाएगा, फिर से वही कहानी, F इक्वल टू कौन सा यूज करूंगा, GM1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, m इंटू 36 m इंटू 6D का होल स्क्वायर, GM इंटू 36 m अपॉन 6D का होल स्क्वायर, 6D का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करो, तो ये देखो 36 रहेगा, 36 से 36 कैंसल हो जाएगा, आ रहा है ना, तो ये रियल में आ जाएगा कितना, GM अपॉन डी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह ड्यू टू 64m, तो इसका करो, करो तुम लोग, तो F2 कितना हो जाएगा, GM इंटू 64m अपॉन में 8D का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो 8 8 जा 64, 64 से 64 कैंसर, तो ये कितना हो जाएगा, GM अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, समझ गए, ये वाला किधर को होगा, इधर को, ये मान लिया F2 और ये मान लिया क्या, F1, तो रियल में आप देखो, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, लेकिन अपने को डायरेक्शन दिखाना है तो इनका क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट फिर से, तो ये देखो F1 इधर है, F2 इधर है, और दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, ये F1 है और ये F2 है,
अच्छा एक और चीज, दोनों का मैग्नीट्यूड देखो सेम है, जी एम एम डी स्क्वायर, मतलब ये रियल में अगर जो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है और एंगल 90 डिग्री होता है तो एफ नेट कितना होता है बताओ, तुम लोग अभी बताया हो कितना, √2f, मतलब रियल में एफ नेट बेटा आ जाएगा √2f, या रियल में √2 GM अपॉन का डी स्क्वायर। इसीलिए पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था कि कैसे होता है, क्या हो जाएगा √2 GM अपॉन डी स्क्वायर। डायरेक्शन बताना, तो जानते हो फिजिक्स में डायरेक्शन बताने का मतलब होता है एंगल, क्या होता है एंगल। तो देखो यहां से ये वाला ये रियल में एफ नेट होगा, तो एफ नेट से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल तुम लोग निकालना, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। कैसे कैसे बता दिए, तो क्या होता है टेन थीटा निकालते हैं, डायरेक्शन निकालने के लिए टेन थीटा निकालते हैं, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बेटा, और दोनों की वैल्यू सेम है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सिंस F1 इज इक्वल टू F2, तो ये कैंसिल, टेन थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा बताओ 1 किसकी वैल्यू होती है 45, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। देखे मैग्नीट्यूड कितना √2 GMM अपॉन डी स्क्वायर, और एंगल कितना होगा 45 डिग्री। ओके ठीक है, मिटा रहा मैं। थर्ड देखो तुम लोग, थर्ड वाला देखो, मैं फिर से फिगर बना लूं, यहां से यहां ये लेंथ है ए, ये कितना है, ये एम है, ये एम है, ये एम है, और ये एम, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ ध्यान से सुनना है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये a/2 और ये a/2 होगा, ठीक है। अच्छा तुमको क्या लग रहा है, ये इस पे जितना फोर्स लगा रहा होगा ये भी उस पे उतना ही फोर्स लगा रहा होगा, इक्वल और अपोजिट, और जब इक्वल और अपोजिट होगा तो कैंसिल कर देगा। ध्यान से सुनना, मान लो कि अगर जो आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं, देखो कैसे देखना, इसको अगर जो लिख लूं, इसको मान लिया A B C, देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है, आगे जल्दी जल्दी मत ये कहूंगा कि इक्वल अपोजिट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बता रहा हूं, फोर्स ऑन M ड्यू टू पहला A मास, तो कितना हो जाएगा, मैंने मान लिया F1, तो ये कितना हो जाएगा mGM अपॉन A/2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा GMM अपॉन 4A स्क्वायर। F2 कितना हो जाएगा B पे, B का निकालो, ये C फोर्स ऑन M ड्यू टू A, फोर्स ऑन M ड्यू टू C, कितना हो जाएगा फिर से वही GMM अपॉन A/2 का होल स्क्वायर 4GMM अपॉन A स्क्वायर। अब ध्यान से देखो डायरेक्शन, इसको ये अपने तरफ खींचेगा तो इसका डायरेक्शन किसका, अगर जो यहां से मैं मानूं तो ये किधर को होगा लेफ्ट में, और ये किधर का होगा राइट में, तो दोनों कैंसिल नहीं हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो मैं लिख लूंगा सिंस F1FMA इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड लिख दे रहा हूं FMC, ये कैंसिल कर देंगे, तो रियल में इस पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, क्या मैंने मान लिया F/M ड्यू टू B, इस पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, थोड़ा सा मैं ठीक ठाक बना दे रहा हूं, ये रियल में यहाँ पे ये इधर लगा फोर्स, ये इधर लगा फोर्स, ये इधर लगा फोर्स, ये मैंने मान लिया फोर्स ऑन M ड्यू टू A, ये मान लिया फोर्स ऑन M ड्यू टू C, ये फोर्स ऑन M ड्यू टू B, ये दोनों आपस में क्या करेंगे कैंसिल करेंगे, तो रियल में F नेट इक्वल टू आ जाएगा FMB, मतलब रियल में
जी एम इंटू एम अपॉन ये वाला डिस्टेंस कितना होता है बताओ। बताया हूँ पिछले लेक्चर में बताया, इसीलिए मैं कह रहा था कि यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है। ये 60 डिग्री है बेटा, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, कितना बताओ तुम लोग, कितना, ए अपॉन रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, ए अपॉन रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, मतलब रियल में आ जाएगा 4/3 जी एम एम का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। डायरेक्शन किधर को होगा, अपवर्ड, चाहे ऊपर लिख लो, चाहे एक और तरीका है, ये रियल में एक्स वाई करोगे तो ये क्या है, जे का है, तो लिख लो अलोंग, कितना, अलोंग बी लिख लो। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। तो और कुछ हम आज के लिए इतना रहने देते हैं, आगे के लेक्चर में कुछ और हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। वीडियो का टाइमिंग हो गया होगा 1 घंटे, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।